Good morning, students. Welcome to today's class on computer organization and architecture. This is fourth lecture of chapter number 8. In previous lecture, we have seen how to add and subtract floating point number. Today we will begin with multiplication of floating point number. So, rules for multiplication of floating point number are: if either of the number is 0, report 0 as result. ठीक है, हम जभी भी दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का जब मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो अगर मल्टीप्लायर या मल्टीप्लिकेंड में से कोई भी वैल्यू अगर ज़ीरो होगी तो हमको पता है आंसर हमेशा ज़ीरो आएगा। ठीक है, फिर आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली हम रिजल्ट ज़ीरो लिख देंगे। Add the exponents and subtract bias. 127 in case of single precision numbers and 1023 in case of double precision number. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करते टाइम एक्सपोनेंट्स को हमको ऐड करना होता है और बायस को सब्ट्रैक्ट करना होता है। अगर सिंगल प्रिसीजन नंबर होगा तो 127 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और नंबर अगर डबल प्रिसीजन नंबर होगा तो उसको 1023 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और वो करते टाइम हमारा रिजल्ट या तो एक्सपोनेंट ओवरफ्लो हो सकता है या अंडरफ्लो हो सकता है, और जो आएगा वो हमको रिपोर्ट करना होगा। ठीक है, अगर ओवरफ्लो एक्सपोनेंट ओवरफ्लो होगा तो कंप्यूटर रिपोर्ट करेगा कि ओवरफ्लो हो रहा है एक्सपोनेंट का, और अंडरफ्लो होगा तो वो रिपोर्ट कर देगा कि एक्सपोनेंट अंडरफ्लो हो रहा है। मल्टीप्लाई द मेंटिसाज एंड डिटरमाइन द साइन ऑफ द रिजल्ट। फाइनली हमको करना क्या है, जो मेंटिसा होता है, ठीक है, उसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर देना होता है और रिजल्ट की साइन देख लेनी होती है, फिर बाद में हम रिजल्ट को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। ठीक है, मेन पॉइंट यही होता है, जब कोई भी दोनों में से एक मल्टीप्लायर या मल्टीप्लिकेंट जीरो होगा तो आंसर डायरेक्टली जीरो हो जाएगा, बाकी प्रोसेस सिंपल रहती है। इसको फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे। सपोज मेरे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए दो नंबर है, एक नंबर है ए और दूसरा है बी। ठीक है, दोनों फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। तो सबसे पहले कंप्यूटर हमारा चेक करेगा क्या ए या बी में से दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ज़ीरो है कि नहीं। अगर ए या बी में से दोनों भी कोई एक वैल्यू ज़ीरो होगी तो मैं डायरेक्टली कंसीडर कर लूँगा रिजल्ट को ज़ीरो, और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है, फिर जब वो चेक करेगा ए और बी की वैल्यू अगर नॉन ज़ीरो होगी तो वो आगे प्रोसीड करेगा। क्या करेगा वो, ऐड एक्सपोनेंट एंड सब्ट्रैक्ट द बायस। ठीक है, अगर दोनों नंबर नॉन ज़ीरो हैं तो जो एक्सपोनेंट वाला पार्ट होगा उसका हमको एडिशन कर देने का और बायस को सब्ट्रैक्ट कर देने का। ठीक है, फिर अब केसेस जो जनरेट होंगे उसके हिसाब से क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो करेगा। ठीक है, फिर वो चेक करेगा कि एक्सपोनेंट ओवरफ्लो हो रहा है कि नहीं रिजल्ट में। अगर होगा तो हमारे लॉजिक इस साइड टर्न ओवर हो जाएगी, तो क्या करेगा वो, रिपोर्ट कर देगा कि ओवरफ्लो हो रहा है एक्सपोनेंट का, और एंड कर देगा प्रोग्राम को। फिर जब उसने एक्सपोनेंट चेक किया एक्सपोनेंट ओवरफ्लो नहीं हो रहा है तो वो आगे प्रोसीड कर देगा, नो वाली साइड चला जाएगा। फिर वो चेक करेगा क्या एक्सपोनेंट का अंडरफ्लो हो रहा है। अगर होगा तो वो रिपोर्ट कर देगा कि रिपोर्ट अंडरफ्लो। ठीक है, कि एक्सपोनेंट का अंडरफ्लो हो रहा है, और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अगर एक्सपोनेंट अंडरफ्लो भी नहीं होगा तो वो क्या करेगा, फाइनली मल्टीप्लाई करेगा हमारे मेंटिसा को और डिटरमाइन करेगा साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव, फिर बाद में रिजल्ट को नॉर्मलाइज करेगा, प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन कंप्यूटर में होता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का तो वो ये लॉजिक यूज़ करता है। अब हम देखेंगे डिवीजन के लिए क्या यूज़ होता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है, इफ़ द डिविडेंड इज ज़ीरो रिपोर्ट ज़ीरो रिजल्ट एज ज़ीरो। ठीक है, जब हम कोई भी नंबर को डिवाइड करते हैं ए और बी का सपोज, तो ए जो होता है वो डिविडेंट होता है, और जो बी वाला पार्ट जो डिवाइड के नीचे होता है वो डिवाइडर या डिविज़र होता है। ठीक है, अगर मेरा डिविडेंड या न्यूमरेटर वाला पार्ट ज़ीरो होगा तो मेरे को पता है किसी भी नंबर में से कुछ भी डिवाइड करूँगा तो ज़ीरो ही आएगा, ज़ीरो में से कुछ भी निकालो ज़ीरो ही बचता है। ठीक है, तो उस केस में डायरेक्टली ज़ीरो लिख देना है। इफ़ द डिवाइडर इज़ ज़ीरो रिपोर्ट रिजल्ट एज इन्फिनिटी। आप स्टूडेंट सबको पता ही होगा, अगर मैं डिवीज़न में अगर नीचे कभी भी ज़ीरो लिखता हूँ
तो आंसर इन्फिनिटी आता है। ठीक है, उस केस में प्रोसेस नहीं करने का, डायरेक्ट इन्फिनाइट या अनडिटरमाइंड हो जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगर दोनों चीज़ जीरो नहीं होगी तो वो क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट एक्सपोनेंट्स एंड ऐड बायस। तो मल्टीप्लिकेशन में हम कर रहे थे उसका टोटली अपोजिट स्टेप इसमें फॉलो करना है। एक्सपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है और बायस को ऐड करना है। अगर सिंगल प्रिसीजन नंबर होगा तो 127 से ऐड करेंगे, डबल प्रिसीजन नंबर होगा तो 1023 से होगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फाइनल स्टेप में डिवाइड करेंगे मेंटिसा को और डिवाइड डिटरमाइन करेंगे रिजल्ट की साइन और नॉर्मलाइज कर देंगे रिजल्ट को। इस तरह से डिवीजन होगा। ठीक है, तो ध्यान में रखने वाली बात क्या होगी, न्यूमरेटर में जैसे ही जीरो आएगा तो फाइनल आंसर हमारा जीरो होएगा। अगर डिवीजन में डिवाइड बाय जीरो होगा तो आंसर इन्फिनिटी। और एक्सपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं और बायस को ऐड करते हैं, कि सिंपली मेंटिसास को डिवाइड कर देंगे, साइन डिटरमाइन कर देंगे। ठीक है, फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे इसको। सपोज मेरे पास दो नंबर है डिवीजन के लिए, ए हमारा डिविडेंट है, बी हमारा डिविजर है, दोनों फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। ठीक है, तो प्रोग्राम सबसे पहले क्या चेक करेगा, क्या हमारा जो डिविडेंट है वो ज़ीरो है कि नहीं। अगर मेरा डिविडेंट ज़ीरो होगा तो मेरे को पता है आंसर ज़ीरो आ जाएगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है, फिर जब मैं ए की वैल्यू चेक करूंगा और वो नॉन ज़ीरो होगी तो मैं प्रोग्राम में आगे बढ़ जाऊंगा। फिर मैं चेक करूंगा क्या बी की वैल्यू ज़ीरो है। अगर बी की वैल्यू ज़ीरो आएगी तो मैं डायरेक्टली फाइनल रिजल्ट बोल सकता हूँ कि मेरे को फाइनल में रिजल्ट इन्फिनिटी या अनडिटरमाइंड मिलेगा और वहाँ पे प्रोग्राम इमिडिएटली एंड हो जाएगा। ठीक है, फिर बी की वैल्यू चेक करने पे अगर मेरे को बी नॉन ज़ीरो मिलेगा तो मैं प्रोग्राम में आगे प्रोसीड हो जाऊँगा। फिर उसमें हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट एक्सपोनेंट एंड ऐड बायस। ठीक है, डिवीजन का हम क्या करेंगे, जो एक्सपोनेंट वाला पार्ट होगा उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और बायस को ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर ये करने के बाद हम चेक करेंगे क्या एक्सपोनेंट का ओवरफ्लो हो रहा है कि नहीं रिजल्ट में। अगर रिजल्ट का में एक्सपोनेंट का ओवरफ्लो होगा तो हम सीधे रिपोर्ट कर देंगे ओवरफ्लो को। ठीक है, ये वाला पाथ पे चला जाएगा हमारा लॉजिक और प्रोग्राम एंड हो जाएगा ये बता के कि रिपोर्ट ओवरफ्लो हो रहा है। अगर एक्सपोनेंट का ओवरफ्लो नहीं होगा तो हम प्रोग्राम में और आगे बढ़ जाएंगे, फिर चेक करेंगे क्या एक्सपोनेंट का अंडरफ्लो हो रहा है। होगा तो हम क्या कर देंगे, रिपोर्ट कर देंगे कि एक्सपोनेंट अंडरफ्लो हो रहा है और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है, फिर एक्सपोनेंट का अंडरफ्लो भी नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा, सिंपली जो मेंटिसा होगा उसको मैं डिवाइड कर दूंगा। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे डेसिमल अरिथमेटिक यूनिट क्या होती है। Computer users are more comfortable with decimal numbers. They give input to computer in decimal numbers and expect result of the operations in decimal form. However, arithmetic and logic unit of processor can perform operations with binary data. Therefore, it is necessary to convert the input in decimal number to binary to perform all calculations with binary numbers and convert the result again into decimal. This may be convenient when data input or output is less compared to calculation performed on it. But when data or input or output is large compared to calculation performed on it, it becomes convenient to the internal arithmetic using decimal arithmetic unit. ठीक है, अब होता क्या है, हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं। तो एज अ प्रोग्रामर हमको डेसिमल नंबर्स में अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना काफ़ी इजी पड़ता है और हमको ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता है कि कौन सा नंबर कैसा होगा, जो हमको बाइनरी में करना पड़ता था।
इसलिए हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल नंबर इनपुट में देंगे, फिर कंप्यूटर हमारा डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, फिर वो बाइनरी में जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और फाइनल स्टेज में जो रिजल्ट आया उसको बाइनरी में से डेसिमल में कन्वर्ट करके देगा। ठीक है, ये एक ऑप्शन हो गया कि किस तरह से यूज़र डेसिमल में भी काम कर सके और हमारा प्रोसेसर बाइनरी में जो डील करता है वो बाइनरी में ही डील करे। ठीक है, ये मेथड तब तक फ्रूटफुल है जब तक आपके नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस कम है टोटल ऑपरेशन करता। अगर मैं छोटा नंबर का ही अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ मगर बार बार डेटा इनपुट आउटपुट ले रहा हूँ, तो जो कन्वर्जन रेट है वो बढ़ जाएगा, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, बाइनरी अरिथमेटिक यूज़ करने की जगह एक डेसिमल अरिथमेटिक यूज़ कर सकते हैं, और वो हम आगे देखेंगे। The decimal arithmetic unit accepts numbers in binary coded decimal form and gives result also in BCD form. In this section, we see how the basic BCD operations such as addition and subtraction can be implemented using BCD adder and BCD subtractor. जो डेसिमल अरिथमेटिक यूनिट होती है वो नंबर को एक्सेप्ट करती है इन फॉर्म ऑफ बाइनरी कोडेड डेसिमल, और रिजल्ट भी हमेशा बीसीडी के फॉर्म में ही होती है। आगे हम देखेंगे किस तरह से बीसीडी एडिशन होता है और बीसीडी सब्ट्रैक्शन होता है। अब बाइनरी कोडेड डेसिमल होता क्या है, ये एक तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें हम कोई भी डेसिमल यूनिट को एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ बाइनरी बिट्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जो मोस्ट पॉपुलर बीसीडी रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम 8421 बीसीडी कोड बोलते हैं। ठीक है, उसमें होता क्या है, हम कोई भी डेसिमल नंबर को 4 बाइनरी बिट से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आपको पता है हर एक बिट का अपना वेट होता है। जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी उसका वेट 1 होगा, फिर उसके बाद वाली बिट का वेट होगा 2, इमीडिएट बाद वाली बिट का वेट होगा 4, और उसके इमीडिएट राइट में जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, ठीक है, उसका वेट होगा 8। क्योंकि यहाँ 4 बिट हुए और सबका वेट 8421 है, इसलिए इस कोड को मैं 8421 कोड बोलता हूँ। ठीक है, सपोज मेरे पास डेसिमल का 0 है तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम 0000 से। ठीक है, 1 आएगा तो सिर्फ 1 वाली बिट हाई होगी, बाकी सब लो होगी। फ्रेंड्स आप देख लीजिए ये सारा बीसीडी कोड है, पॉज करके देख लीजिए, एकदम सिंपल नोटेशन होता है। तो हम करेंगे क्या, जो भी डेसिमल नंबर होगा उसको हमेशा 4 बिट के बाइनरी नंबर से ही रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो उसका बीसीडी फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मेरे पास डेसिमल 23 नंबर है, उसका 8421 बीसीडी कोड बनाना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 2 को 8421 के कोड में लिखूँगा। 2 के लिए 8 बिट की ज़रूरत पड़ेगी क्या, नहीं, तो वहाँ पे 0 रख दूंगा। 4 बिट की ज़रूरत पड़ेगी क्या, नहीं। 2 की ज़रूरत पड़ेगी, हाँ, तो उसको 1 ले लेंगे, और 1 की ज़रूरत पड़ी, नहीं, तो 0। मैं 2 को रिप्रेजेंट करूँगा 4 बिट की मदद से, और वो 4 बिट होगी 0010। अब 3 बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए होता है, 2+1 चाहिए होता है, तो 8 वाली 0 जाएगी, 4 वाली 0 जाएगी, 2 वाली 1, 1 वाली 1, तो 0011। ठीक है, उसी तरह से अगर मेरे को 487 का 8421 बीसीडी कोड बनाना है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 4 को बीसीडी में कन्वर्ट करूँगा, उसके लिए क्या हो जाएगा, 0100। 8 के लिए क्या हो जाएगा, 100, और 7 के लिए क्या हो गया, 8 वाली 0 होगी, बाकी सब हाई हो जाएगी, 0111। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको 77 का बीसीडी कोड लिखना है, 658 का बीसीडी कोड लिखना है, और 1012 का बीसीडी कोड लिखना है, ताकि आपका जो अंडरस्टैंडिंग हो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हम देखेंगे बीसीडी नंबर का एडिशन किस तरह से होता है। जब भी मैं दो बीसीडी कोडेड नंबर को एडिशन करूँगा तो मेरे पास 3 पॉसिबल केसेस होंगे। सबसे पहला केस होगा कि का सम जो आएगा वो 9 से छोटा होगा और उसमें कैरी 0 जनरेट होगी।
दूसरा केस हो सकता है कि सम आया वो 9 से बड़ा हो और कैरी 0 जनरेट होगी। और तीसरा केस बनता है कि हमारे पास जो नंबर जनरेट हुआ वो 9 से छोटा होगा मगर कैरी 1 जनरेट होगी। ठीक है, वो तीनों केस हम देखेंगे और इसका इम्पोर्टेंस समझेंगे। सबसे पहला केस है सम इक्वल्स 9 और लेस विथ कैरी 0। ठीक है, हमारा बीसीडी का जो पहला केस है वो बोलता है कि दो नंबर को जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमारा सम 9 या उससे कम आ रहा है और कैरी 0 जनरेट हो रही है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। दो नंबर हम ले रहे हैं 3 और 6 को, उनका एडिशन परफॉर्म करेंगे बीसीडी में और आंसर देखेंगे। हमें पता है 3 + 6 9 होता है, उसको बीसीडी में किस तरह से ऐड करेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले हम 6 का जो बीसीडी फॉर्म होता है वो लिखेंगे 0 1 1 0। फिर 3 का बीसीडी कोड लिखेंगे 0 0 1 1। फिर नॉर्मल जो हम एडिशन परफॉर्म करते हैं वो करेंगे 0 + 1 1 1 + 1 0 और कैरी 1 1 + 1 + 0 0 और कैरी 1 1 + 0 + 0 1 और कैरी कितनी जनरेट हो रही है 0। तो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है उसमें कोई कैरी जनरेट नहीं हो रही और आंसर 9 है, जो कि 9 या उससे कम वाली रेंज में आ रहा है। तो इस टाइम पे जो बीसीडी नंबर जनरेट हुआ वो एक वैलिड नंबर है। ठीक है, कोई एरर नहीं हुई और हमारा कैलकुलेशन सही होगा। अगर दूसरा एग्जांपल देखना है तो हम 5 + 2 कर रहे हैं। पहले 5 का बीसीडी कोड लिख दिया 0 1 0 1, 2 का कोड लिख दिया 0 0 1 0। एडिशन परफॉर्म करेंगे 1 + 0 1 1 + 0 1 1 + 0 1 0 + 0 0। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, जब भी दो नंबर का एडिशन करेंगे और जो सम आ रहा है वो 9 या उससे कम होगा तो जो बीसीडी कोड जनरेट होगा वो हमेशा वैलिड होगा और उसमें हमको कोई मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अब सेकंड केस देखेंगे जो है सम ग्रेटर देन 9 विथ कैरी 0। दूसरा केस तब जनरेट होगा जब हमारे दो नंबर का एडिशन 9 से बड़ा होगा और कैरी 0 जनरेट होगी, यानी कोई कैरी जनरेट नहीं होगी। तो उस केस में क्या होगा वो हम अब देखेंगे। लेट अस कंसीडर एडिशन ऑफ 6 एंड 8 इन बीसीडी। ठीक है, 6 + 8 हमको पता है 14 होता है। ठीक है, वो बीसीडी में किस तरह से करेंगे वो देखेंगे। बीसीडी पहले सबसे क्या करेंगे, जो 6 का बीसीडी कोड है वो लिख देंगे, तो वो हो जाएगा 0 1 1 0। फिर 3 का बीसीडी कोड लिख देंगे, सॉरी 8 का लिखेंगे क्योंकि 6 + 8 करना है, तो वो क्या हो जाएगा 1 0 0 0। ठीक है, यहाँ टाइपिंग एरर है, इधर बीसीडी फॉर 8 आएगा। अब एडिशन नॉर्मल परफॉर्म करेंगे 0 1 1 + 0 1 0 + 1 1 और ये 0। ठीक है, तो ये एक बीसीडी कोड जनरेट हुआ, मगर ये जो कोड है वो इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि जब हम 14 मेरे को पता है आंसर 14 आ रहा है। ठीक है, और 14 को मैं बीसीडी कैसे लिखूंगा, पहले 1 का 4 बिट बीसीडी कोड लिखूंगा 0 0 0 1 और 4 का अलग कोड लिखूंगा 0 1 0 0। मगर यहाँ तो सिर्फ आ रहा है 0 1 1 1 0, तो ये इनवैलिड हो गया। तो इस केस में क्या करते हैं, जब भी हमारा सम ग्रेटर देन 9 आता है तो मैं 6 से ऐड कर देता हूँ ताकि मेरे को करेक्ट बीसीडी कोड मिल जाए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरे को आंसर मिला ये इनवैलिड बीसीडी कोड है, उसमें मैं 6 ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 0 + 0 0 1 + 1 2 होता है, उसको हम बाइनरी में लिखते हैं 0 और कैरी 1 चढ़ा देते हैं। 1 + 1 + 1 3 हो गया, तो बाइनरी में लिखेंगे 1 कैरी 1 1 + 1 2, उसको बाइनरी में लिखते हैं 0 और कैरी 1, वो कैरी इधर आ जाएगी। तो अब आप देख सकते हो ये जो 1 है इसको मैं बीसीडी में कैसे लिखूंगा 0 0 0 1 और ये 0 1 1 0 4 बता रहा है। अब जाके मेरा जो
अब आप बोलोगे कि 6 ही क्यों ऐड कर रहे हैं। जनरली होता क्या है, जो बीसीडी होता है वो 4 बिट का कोड होता है, ठीक है। और ये 4 बिट से मैं मैक्सिमम 0 से लेके 15 नंबर तक रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। मगर जब हम एडिशन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो बीसीडी कोड इनवैलिड आता है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, 9 में से मैं कितनी वैल्यू ऐड करूँगा, तो मेरे को 15 या उससे बड़ा मिल जाएगा। सिंपल सी लॉजिक है, 6 ऐड करूँगा तो 9 + 6 15 आ जाता है। जैसे हम 9 + 1 डेसिमल में करते हैं तो वो 10 हो जाता है, उसकी लिमिट से बाहर आ जाता है तो 10 हो जाता है। उसी तरह से बीसीडी में मैं जब नंबर में 6 ऐड करता हूँ तो वो उसकी लिमिट से ओवरफ्लो हो जाता है और नेक्स्ट वाली प्लेस चालू हो जाती, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा, जब भी मेरा सम 9 से बड़ा हो और कैरी 0 जनरेट हो रही हो, तो जो बीसीडी कोड आता है उसमें मैं 6 ऐड कर दूंगा, तो मेरे को करेक्ट बीसीडी कोड मिल जाएगा एडिशन का, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड केस पे, जो है सम इक्वल्स 9 और लेस विथ कैरी 1। तीसरा केस बोलता है कि कैरी 1 जनरेट हो रही है और दो नंबर का सम जो है वो 9 या उससे कम होता है। उस केस में क्या होगा वो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सपोज हम एडिशन कर रहे हैं 8 और 9 का इन बीसीडी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 8 का बीसीडी कोड लिखूँगा जो है 1000। फिर 9 का बीसीडी कोड लिख दिया 1001। नॉर्मल एडिशन परफॉर्म करूँगा, 0 + 1 1, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 1 + 1 0, कैरी चला जाएगा 1। यहाँ आप देख सकते हो एक कैरी जनरेट हो रही है और जो सम है वो 9 या उससे छोटा है। तो इस केस में मेरे को पता है 8 + 9 करूँगा तो 17 आएगा। मगर यहाँ आप देख सकते हैं जो बीसीडी कोड बन रहा है वो तो 11 का बन रहा है, तो हमारा जो बीसीडी रिजल्ट आया वो इनकरेक्ट है, ठीक है। इसमें भी हम सेम वही करेंगे। ये जो रिजल्ट जनरेट हुआ है उसमें मैं 6 ऐड कर दूंगा लोअर वाले बीसीडी कोड में, ताकि मेरे को करेक्ट वैल्यू मिल जाए। तब मैं करूँगा क्या, जो मेरे को रिजल्ट मिला 0 0 0 1 0 0 0 1, उसमें मैं 6 का करेक्शन ला दूंगा, ठीक है। ये 6 देखो आप लोअर बीट में डाल दिया है, 0 1 1 0। अब उसको ऐड कर दूंगा, तो 1 + 0 1, 0 + 1 1, 0 + 1 1, 0 + 0 0, 1 + 0 1, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 0 0, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये बीसीडी है 1 का और ये बीसीडी कोड है 7 का। मेरे को अब करेक्ट बीसीडी कोड मिल रहा है। तो आपको दो केसेस में ध्यान रखना है, जब भी आपका सम ग्रेटर देन 9 हो, ठीक है, उस केस में करेक्ट बीसीडी रिजल्ट लेने के लिए को 6 का एडिशन करना पड़ता है। और कभी भी कैरी जनरेट हो रही हो, सम लेस देन 9 हो, उस टाइम पे भी 6 का हमको करेक्शन ऐड करना पड़ता है ताकि मेरे को करेक्ट वैल्यू मिले, ठीक है। तो हम समराइज करेंगे क्विकली procedure of BCD addition. Going through these three cases of BCD addition, we can summarize the BCD addition procedure as: add two BCD numbers, ordinary binary addition, normal addition perform करेंगे। If 4-bit sum is equal to or less than 9, no correction needed. Sum is in proper। अगर मैं BCD ऐड कर रहा हूँ और सम 9 या उससे छोटा हो, कोई कैरी जनरेट नहीं हो, तो जो रिजल्ट आ रहा होगा वो करेक्ट। थर्ड रूल है, इफ द 4-bit sum is greater than 9 or if a carry is generated from the 4-bit sum, the sum is invalid. Correct the invalid, add 6 to the 4-bit sum. If a carry results from this addition, add it to the next higher order bit CD, ठीक है। अगर सम है उसकी वैल्यू 9 से ज़्यादा हो या तो कैरी 1 जनरेट हो रही हो, तो वो इनवैलिड बीसीडी रिजल्ट होता है, उसमें हम 6 ऐड कर देते हैं ताकि हमको करेक्ट रिजल्ट मिल सके, ठीक है। तो ये थे हमारे बीसीडी एडिशन के
रूल्स। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे बीसीडी नंबर का सब्ट्रैक्शन कैसे होता था। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा जब हम बाइनरी नंबर का सब्ट्रैक्शन करते थे तो a माइनस बी इक्विवेलेंट होता था अगर हम b का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट को a के साथ ऐड कर दें, या तो फिर b का सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकाल के उसको ऐड कर दें a के साथ। दोनों ही केस में उनकी वैल्यू a माइनस बी के बराबर होती है। सिमिलरली वही लॉजिक हम BCD नंबर सिस्टम में यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। तो हम सब्ट्रैक्शन करने के लिए जो a माइनस बी का जो b वाला पार्ट होता है उसका या तो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकाल के उसको a के साथ ऐड करवाएंगे, या तो टेंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के ऐड करवा देंगे। वो इक्विवेलेंट होगा a माइनस बी के। ठीक है, तो BCD सब्ट्रैक्शन करने के दो मेथड होती है। पहली मेथड है नाइन्स कॉम्प्लीमेंट मेथड और दूसरी मेथड होती है टेंस कॉम्प्लीमेंट मेथड। ठीक है, अब नाइन्स कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, कोई भी डेसिमल डिजिट होती है, अगर उसका नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो उसको नाइन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो वैल्यू निकलेगी वो हमारा उसका नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सपोज मेरे पास ज़ीरो है, ठीक है, तो नाइन माइनस ज़ीरो करेंगे तो मेरे को आंसर नाइन मिलेगा। तो ज़ीरो का नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट नाइन हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह वन का नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो नाइन माइनस वन कर देने का, तो आंसर मेरे को एट मिल जाएगा। और एंड में जो नाइन होता है उसका नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो नाइन माइनस नाइन ज़ीरो हो जाता है। सिंपल लॉजिक में आपको याद करना हो तो दोनों एंड के जो वैल्यूज़ हैं उनको मर्ज कर दोगे तो उनका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम ज़ीरो से स्टार्ट होता है और नाइन पे जाके ख़त्म होता है, तो ज़ीरो का कॉम्प्लीमेंट नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट नाइन हो जाएगा, वन का नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट एट हो जाएगा, टू का सेवन, थ्री का सिक्स, फोर का फाइव। फिर वापस यहाँ पे स्केल पलट जाएगी, वैसे ही आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपको सब्ट्रैक्शन में करना क्या है, सिंपली जो दूसरा वाला नंबर होगा उसका नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकालना है, उसको पहले नंबर के साथ ऐड कर देना है। ठीक है, और आपका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जिसमें हम नंबर का नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकालना देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे बोला है फाइंड द नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 3497। ठीक है, 3497 है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं उसकी अपोजिट नंबर को सिलेक्ट करके, या तो लॉन्ग मेथड में ऊपर सब पे नाइन लिख दिया और उसको इस नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो नाइन माइनस थ्री सिक्स आ गया, तो थ्री का नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट सिक्स हो गया। नाइन माइनस फोर फाइव, नाइन माइनस नाइन ज़ीरो, नाइन माइनस सेवन टू, तो 3497 का नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 6502। अगर मेरे को यहाँ बोला होता फोर, ठीक है, मैं क्या करता अगर 4000 माइनस 3497 होता, सबसे पहले मैं 3497 का नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकालता और उसको 4000 के साथ ऐड कर देता। ठीक है, शॉर्ट में हम स्टेप्स देख लेते हैं जब हमको BCD नंबर का सब्ट्रैक्शन निकालना हो नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज़ करके। स्टेप वन, फाइंड द नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ नेगेटिव नंबर, add two numbers using BCD addition. If carry is not generated, result is negative and find the ninth complement of the result. Otherwise, result is positive and add carry to the। ठीक है, जो रिजल्ट जनरेट होगा अगर उसमें कैरी नहीं आएगी तो हम समझ जाएंगे कि जो आंसर है वो हमारा नेगेटिव नंबर है, और तब ओरिजिनल नंबर फाइंड करने के लिए जो रिजल्ट है उसका नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो मेरे को एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी। और अगर रिजल्ट जनरेट होगा और उसमें कैरी जनरेट होगी, का मतलब होगा जो हमारा नंबर है वो पॉजिटिव हो जाएगा। उस केस में हम जो कैरी आई है उसको रिजल्ट में ऐड कर देंगे तो मेरे को फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम BCD का सब्ट्रैक्शन करते हैं यूजिंग नाइन्स कॉम्प्लीमेंट मेथड। अब नेक्स्ट मेथड है BCD सब्ट्रैक्शन यूजिंग टेंथ कॉम्प्लीमेंट मेथड।
अब आप बोलोगे नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट मेथड थी तो टेंथ कॉम्प्लीमेंट मेथड लाने की ज़रूरत ही क्या है। जब हमने देखा था नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकालते थे और जो रिजल्ट में कैरी जनरेट होती थी तो हम अज्यूम करते थे कि रिजल्ट हमारा पॉजिटिव है और कैरी को ऐड करवाते थे। बार बार हमको कैरी ऐड करवाना पड़ता है, तो से छुटकारा पाने के लिए हम टेंथ कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज़। टेंथ कॉम्प्लीमेंट मेथड में क्या होता है, जो रिजल्ट में अगर कैरी जनरेट नहीं हुई उसका मतलब हमारा नंबर नेगेटिव आया, जो रिजल्ट आया वो नेगेटिव आया, फिर हम टेंथ कॉम्प्लीमेंट निकाल देते ताकि फाइनल आंसर मिल जाता है। और अगर कैरी जनरेट हो जाती है तो जो हमारा नंबर है वो पॉजिटिव होगा और जो कैरी होती है उसको फेक देना होता है, कोई वैल्यू नहीं होती, सिग्निफिकेंस नहीं होती। ठीक है। अब हम कोई भी नंबर का टेंथ कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो वो किस तरह से निकालते हैं वो देखेंगे। ठीक है। टेंथ कॉम्प्लीमेंट निकालना एकदम सिंपल होता है। जो भी नंबर हमको दिया हुआ है उसका हम पहले नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और उसमें वन ऐड कर देंगे, टेंथ कॉम्प्लीमेंट हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, आपने नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकालना सीखा ही है। नंबर को नाइन से सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमको नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, बाद में वन ऐड कर देंगे तो हमको टेंथ कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन में मैं क्या कर रहूँगा, ए माइनस बी बोला है मेरे को तो पहले मैं बी का नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा, उसमें वन ऐड कर दूंगा, फिर उसको टेंथ कॉम्प्लीमेंट को बी के ए के साथ एडिशन कर दूंगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा ए माइनस बी की। रिजल्ट में ध्यान देने बात वाली ये होती है, अगर जो कैरी ज़ीरो जनरेट होगी मतलब नेगेटिव नंबर, हमको एक बार फिर से उस नंबर का टेंथ कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा ताकि हमको फाइनल नंबर मिल सके। और अगर कैरी जनरेट हो रही है मतलब नंबर पॉजिटिव है और कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ बोला है परफॉर्म 46 माइनस 22 BCD यूज टेंथ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 22 का टेंथ कॉम्प्लीमेंट निकाल के लिए हमको 22 का पहले नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, उसमें प्लस वन ऐड कर देंगे। ठीक है। तो 22 का हमको पता है सिंपली कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 77 हो जाएगा, उसमें मैं वन ऐड कर दूंगा तो वो 78 हो जाएगा। फिर अब मैं क्या करूँगा, 46 को 78 के साथ ऐड करवा दूंगा। हेलो हेलो। ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, 46 को जो 22 का टेंथ कॉम्प्लीमेंट है उसके साथ ऐड कर दूंगा। अब 46 को मैं बीसीडी में कैसे लिखूंगा, पहले 4 का बीसीडी कोड लिखूंगा 0100, फिर 6 का बीसीडी कोड लिखूंगा जो कि है हमारा 0110। ठीक है। 22 का मैंने देखा टेंथ कॉम्प्लीमेंट होता है 78, सबसे पहले मैं 7 का बीसीडी कोड लिखूंगा जो है 0111, और 8 का फिर बीसीडी कोड लिख दूंगा जो है 1000। ठीक है। फिर इनको पूरा ऐड कर दूंगा, 0 + 0 0, 1 + 0 1, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 0 + 1 1, 0 + 1 1, 1 + 1 0 और कैरी चढ़ा 1, तो 1 आ गया। तो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो 1011 और 1110। ठीक है। ये जो नंबर आ रहा है वो इनवैलिड होगा क्योंकि ये इनवैलिड बीसीडी है। जब इनवैलिड बीसीडी आता है तो हम जो नंबर होता है उसमें सिक्स हर एक डिजिट में ऐड कर देते हैं। ठीक है। पीछे वाले डिजिट में पहले मैं सिक्स ऐड कर दूंगा तो 0110, और आगे वाले डिजिट में सिक्स ऐड करूंगा तो 0110। ठीक है। अब सिंपल एडिशन परफॉर्म कर देंगे, 0 + 0 0, 1 + 1 0, कैरी चढ़ा 1, 1 + 1 + 1, तो 1 सब में आएगा और कैरी गया 1, 1 + 1 2 होता है तो उसको हम बाइनरी में 0 1 लिखते हैं, 0 नीचे कैरी 1, 1 + 1 0 नीचे कैरी 1, 1 + 1 + 1 1 नीचे कैरी 1, 1 + 1
0 कैरी ऊपर, 1 + 1 0 कैरी ऊपर, ये आ गया कैरी। ठीक है, कैरी आ रहा है मतलब हमारा नंबर जो है रिजल्ट है वो पॉजिटिव होगा और इस कैरी को डिस्कार्ड कर देना है। तो अब आप देख सकते हो जो एक्चुअल रिजल्ट है 46 - 22 हमेशा 24 आता है, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। यहाँ से भी मेरे को पता चल जा रहा है क्योंकि कैरी 1 जनरेट हो रही है। अब इसका बीसीडी कोड को आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, तो हमारा रिजल्ट सही है। इस तरह से हम बीसीडी का सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का कैसे होता है। फिर हमने देखा था डेसिमल अरिथमेटिक यूनिट क्या होती है, फिर बीसीडी कोड क्या होता है और उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर में नया चैप्टर स्टार्ट करें।